यस, देन हम एप्लीकेशन यूज करते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट बच्चों ये है कि ये जो हाइड्रोजन एटम पर बोहर थ्योरी अप्लाई की गई थी, तो ये जो थ्योरी है सिर्फ हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रेडियस जो ऑर्बिट का है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट ये आएगा कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट of Bohr orbit in 1 electron system. It means next another important question का आंसर कि बोहर थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिसके अंदर प्रोटॉन कितने भी हो, Z कितना भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही हो, उसी पर हम अप्लाई करके उसके रेडियस, बोहर रेडियस जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं बच्चों? अगर हम एक सिंपल एग्जांपल दोबारा उठाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा था उस डायग्राम में कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिव पार्ट है किसी एटम का, और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का चार्ज सपोज E है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और टोटल प्रोटॉन Z है। तो टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस वाला पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, वो पॉजिटिव चार्ज ZE हो जाएगा। से एक r डिस्टेंस पे कोई ऑर्बिट बन रहा है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है जहां इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व होना है। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज इसका वेलोसिटी v है जिससे मूव कर रहा है ये, और इसका मास m है। ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, तो अपने पाथ पर ये बैलेंस कैसे रहता है, इस चीज का आंसर हमें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट का इलेक्ट्रॉन के लिए होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। वो कूलम्ब लॉ से हम निकाल सकते हैं। इसको सपोज इधर वाले पार्ट को चार्ज Q1 एज्यूम कर लेते हैं, इधर वाले को Q2 कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरा हम यहां पर ये यूज कर सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो इस जगह पे हो रहा है, तो जब सर्कुलर मोशन होगा इसका इस टाइप से डिस्टेंस r डिस्टेंस पे इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब ये दोनों फोर्स, अंदर अट्रैक्शन फोर्स, यहां दोनों बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा और r डिस्टेंस पे करेगा। सब हाँ, इस और इसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स कूलम्बिक फोर्स है, फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। इधर जो लग रहा है पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो इसको हम F, या इसको हम F फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम F सेकंड ले लेते हैं। जो कूलम्बिक, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होंगे, उसी जगह पे ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा। इसको हम इस इधर देखते हैं कि ये कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे रेडियस। तो जिस जगह पे दोनों फोर्स इक्वेट होंगे, F1 और F2 इक्वेट होंगे, वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व पोजीशन निकालना है, r डिस्टेंस निकालना है। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कूलम्ब लॉ से निकाल सकते, कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं। कूलम्बिक लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1, तो Q1 चार्ज, ये फार्मूला होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको यहां से रिप्रेजेंट करें, यहां से निकालें, तो हमारे पास आ जाएगा ये F Q1 Q2 की जगह आप ले सकते हो K कांस्टेंट है, ZE प्रोटॉन का चार्ज, इनटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सेकेंड फोर्स हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारे पास
वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, उसका वी वेलोसिटी है, आर डिस्टेंस पर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जिस जगह पे बैलेंसिंग रहेगी, आर रेडियस पर ऑर्बिट बनेगा, उस टाइम पे दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एक आर से हमारा एक आर कैंसिल हो सकता है। बच्चों, हमारा पर्पस ये है कि हम रेडियस निकालने जा रहे हैं। अगर हम रेडियस निकालने जा रहे हैं तो हम दो इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल करके उसको कंपेयर कर दें तो रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। दो इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन? एक जो ये वाली यूज कर सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहां वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। एक इस इक्वेशन से वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। फिर वापिस हम देखते हैं वहां पर, तो इस इक्वेशन से हमने वी स्क्वायर निकाल लिया। एक दूसरा हम पोस्टुलेट यूज कर लेते हैं जो बोहर ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग भी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं घूमता है तो जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है mvr, और वो mvr जो है nh/2 के इक्वल है। तो वहां से भी वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम पोस्टुलेट्स। फ्रॉम पोस्टुलेट्स तो mvr इज इक्वल टू nh/2। mvr इज इक्वल टू nh/2, ये पोस्टुलेट था। वी स्क्वायर का वैल्यू वहां से निकाला है, वी स्क्वायर यहां से निकालते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास nh/2 mr। अगर हम स्क्वायर कर दें ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि दोनों साइड को हम फिर बैलेंस कर लेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। एक v का वैल्यू हमने एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से निकाल लिया, एक हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करके निकाल लिया। तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर उधर से आएगा वही वेलोसिटी का स्क्वायर इधर से आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, अगर सेकंड और फर्स्ट के हिसाब से देखें तो हमारे पास आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू इधर से एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर लें, एक एम से एक एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ये आर इधर ले जाएं तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आता है। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आता है। कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से बच्चों ये चीज हम छोड़ देते हैं। हम इसकी बजाय वैल्यू रखने के बाद जो डायरेक्ट वैल्यू याद आती है याद करते हैं, बजाय उसके ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन का अप्रोच एक्सप्रेशन पे आने लगा है और यहीं से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने लगा है। तो हमें ये एक्सप्रेशन लर्न करना है अच्छी तरीके से और पहले निकाल के सीखना है, फिर ये निकाल लेना है और लर्न करना है। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे जो कम से कम हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ दो चीजें हैं। एक हमें ये नहीं पता है कि वो प्रोटॉन कितने ले रहे हैं न्यूक्लियस में, वो वेरी कर सकता है। दूसरा ऑर्बिट नंबर वेरी कर सकता है कि फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है कौन सा ऑर्बिट है, बट अदर सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। वो सारी कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो फिर हमें किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऑर्बिट का रेडियस का एक छोटा एक्सप्रेशन मिलता है जो हम वैल्यू पुट करने पर निकालेंगे। तो आर इज इक्वल टू 0.529 वेरिएबल छोड़ दो एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम आता है। मतलब किसी भी ऑर्बिट का अगर रेडियस कैलकुलेट करना है तो न्यूमेरिकल के लिए अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हो 0.5 हाफ अप्रोक्सीमेट हाफ एन स्क्वायर अपॉन जेड, जिससे आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं आप कि सिर्फ आपको एन स्क्वायर अपॉन जेड में 0.5 ले लो, आपको
कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कॉपी में। सपोज हम हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो हाइड्रोजन एटम Z1 हो गया, और मैं पूछूं कि बताओ फर्स्ट ऑर्बिट का कितना रेडियस होगा, तो बस सीधा ही देख सकते हो आप, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम। अगर हम यहां पर देखें सेकंड ऑर्बिट तो हाफ एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.5 मतलब 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो आंसर पर हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो आर का जो रेडियस का फार्मूला है हमको ये भी अच्छी तरह से मेमोरी में रखना है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। और ये भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये भी ध्यान रखना है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। जिस रेडियस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस रेडियस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास आर का वैल्यू आ गया, जो आर का वैल्यू रेडियस निकाला है इस ऑर्बिट का, इसका यूज करके हम उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं उस ऑर्बिट में। कैसे कि सिंस mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, v निकालना है हमें, तो v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mr। NH 2 पाई mr, r का वैल्यू हम एक्सप्रेशन यहां पर ही जरूरत थी हमें, इसीलिए मैंने कहा था कि वो चीज याद होनी चाहिए, तो हम किसी भी क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं। अब r का वैल्यू हमें एक्सप्रेशन वाला चाहिए, तो r का वैल्यू वो यूज करेंगे हम, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर का यहां पर हम यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, r का वो वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर आएगा। तो इसमें जो हमारे कैंसिलेशन हो सकता है उसको कैंसिल कर सकते हैं, NH कैंसिल हो गए, 1 पाई चला गया, 2 चला गया, M कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू हमारे पास रह गया 2 पाई अपॉन NH के जेड ई स्क्वायर। तो फिर बच्चों ये वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन याद रखना है हमको, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन NH के जेड स्क्वायर। अब ये जो चीजें हैं ये कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा याद करनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा हम कंसंट्रेट हो जाएं, छोड़ने की बजाय कंसंट्रेट हो जाएं। जैसे R जो आपने किया है, R का फार्मूला आपने यूज किया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब मुझे V का डायरेक्ट याद करना है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इसको उल्टा करके और के जेड स्क्वायर वाले पार्ट को छोड़ के बाकी का अंडर रूट ले लोगे तो वो ये एक्सप्रेशन होगा। उल्टा करके के जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी वाले पार्ट का अंडर रूट ले लें, तो उल्टा करेंगे के जेड स्क्वायर जैसा का है वैसा रख दें, 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे तो 2 पाई आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर का ले लोगे तो NH रह जाएगा। तो याद हो जाएगा एक्सप्रेशन 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH। और स्पेशल पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए कि मान लो हम कोई मास चेंज कर दें इलेक्ट्रॉन का, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, किसी भी तरीके से हम चेंज कर दें, तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं करने वाला। सेम ऐसा ही प्लेनेट के अंदर होता है। तो प्लेनेट जो सन के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं तो उसमें मास कम या ज्यादा हो इसका फर्क नहीं पड़ता उनकी वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड नहीं करती। तो इस टाइप से देखो बच्चों, हमने ये देखा इसके अंदर कि रेडियस का कैलकुलेशन किया जा सकता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। किस तरीके से? 2 पोस्टुलेट यूज करते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इक्वेट करके V स्क्वायर निकाल लें। दूसरा mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वहां से V स्क्वायर निकाल लें, कंपेयर कर लें तो R की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z। उसी R की वैल्यू को वापस पोस्टुलेट mvr लेकर के उसमें V वाले एक्सप्रेशन में रख दें तो वेलोसिटी आ जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन आपको ऐसे भी याद रखना है कि भाई उसको अगर उल्टा कर दें, के जेड स्क्वायर वाला पार्ट छोड़ दें, बाकी अंडर रूट लें तो वैसा बन जाएगा एक्सप्रेशन। वो होगा V इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन NH के जेड स्क्वायर। और इसका वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग तो वो वैल्यू हमारे पास V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ये वैल्यू लाइट की वेलोसिटी से कम होना चाहिए। लाइट का वैल्यू वेलोसिटी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 होता है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन ये 10 रेज़ टू पावर 8 है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8
सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये हुआ हमारा इस टाइप से इस चीज का डिराइव करना। अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चंस किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा और कैसा हम सोचते हैं और कैसे करना चाहिए, इस बारे में भी आपसे बात करता हूं। तो अभी अगर नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स। यस डियर, अभी हम लोगों ने रेडियस का एक्सप्रेशन निकालने सीखा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सीखा कि कैसे हम निकालते हैं। एग्जामिनेशन में इस तरह के टॉपिक पर किस तरह की प्रॉब्लम रिसेंटली आ रही है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम लिखा है, आप इसमें देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिलेटेड विद रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट एज। जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के अंदर जो मूव कर रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो उसकी रेडियस के साथ किस टाइप से रिलेटेड है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट आर। अब बच्चों इसका अगर हमको सॉल्यूशन करना है, जनरली हम सर्च देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और कैसे नहीं करना चाहिए। पहले हम डोंट की बात करते हैं। जनरली बच्चा जैसे ये एग्जांपल देखता है, वो ये फार्मूला लगाता है, उसने ये पढ़ा होता है MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, या वो ऐसे कहता है NH अपॉन 2 पाई है तो एंगुलर मोमेंटम Z इज इक्वल टू MBR, वो ऐसे देखता है Z इज इक्वल टू MBR, तो वो ये करेक्ट कर लेता है कि Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। बट बच्चों ये गलत है, ये आंसर नहीं देना, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं देना। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, ये आंसर क्यों नहीं देना है हमको, बिकॉज जिन दो चीजों का रिलेशन, किसी भी क्वेश्चन में जिन दो चीजों का रिलेशन पूछा जाता है, सिर्फ उनका रिलेशन निकालना होता है और बाकी सब कांस्टेंट हो जाने चाहिए। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम J होता है, J इज इक्वल टू MVR होता है, J इज इक्वल टू MVR है, तो यहां पर तो ये खुद ही एक एंगुलर मोमेंटम है, और हम J को R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देंगे तो ये V वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी, तभी R से हम इसका रिलेशन निकालते। देन सो हम क्या करें, इस वेरिएबल को रिमूव कैसे करें, सिंस हमारे पास J इज इक्वल टू MVR है और MVR इज इक्वल टू है NH अपॉन 2 पाई, तो यहां ले लेते हैं MVR खुद एक एंगुलर मोमेंटम है, J इज इक्वल टू MVR, और MVR इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। तो J इज इक्वल टू MVR एंगुलर मोमेंटम, ये NH अपॉन 2 पाई होना चाहिए। अगर N 2 पाई होना चाहिए तो यहां पर NR ने वो यूज कर सकते हैं, तो हम ये पॉइंट यूज करते हैं हम, तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर N कर दूं तो H अपॉन 2 पाई आ जाएगा, H अपॉन 2 पाई पड़ा है। N देखते हैं हम, सिंस अब वो एक्सप्रेशन देखो हमें काम आया, N का रिलेशन हम R के साथ निकालें तो एक्सप्रेशन याद होगा तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते थे। R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M के Z E स्क्वायर। Z की वैल्यू 1 बता रखी है क्योंकि हाइड्रोजन मेंशन कर रहा है, वो हाइड्रोजन एटम Z1 है तो बाकी सब कांस्टेंट हो गए, तो N और R का रिलेशन निकाला जा सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि R जो है वो अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N आ जाएगा, तो N जो अंडर रूट R पर डिपेंड कर, यहां से देख सकते हो N अंडर रूट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर R, ये आंसर होगा बच्चों। तो जब जो के भी रिलेशन पूछा जाता है तो बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब हम करेक्ट रिलेशन निकालते हैं। ऐसा हमेशा हम यूज करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं सोचेंगे कि जैसा एक्सप्रेशन पढ़ा उससे हम डायरेक्ट निकाल लें। का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम के लिए, बट क्योंकि वेरिएबल होता है बट की वैल्यू हो गई है, अगर अलग अलग एटम के लिए ऐसा नहीं कर सकते, हम एक ही एटम के लिए ऑर्बिट के लिए रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडियस कैलकुलेट करना और वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा है हमने। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स इसमें डाली हैं, आप जो अपने कमेंट्स देंगे हमें इसके ऊपर, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देंगे, और इसके अलावा भी अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसकी रिकमेंडेशन देंगे जिससे हम और ज्यादा टॉपिक आप पर पहुंचाएं। तो आपके लिए क्वेश्चन है
इधर देखेंगे, 2 क्वेश्चन डाले हैं मैंने आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये है इसी पॉइंट पर, ऑर्बिट डिफरेंस ऑन मूविंग न्यूक्लियस टू आउटर साइड ऑफ एन एटम। अगर हम किसी एटम में न्यूक्लियस से आउटर साइड जाते हैं तो जो ऑर्बिट का डिफरेंस है, जो सक्सेसिव डिफरेंस है ऑर्बिट फर्स्ट और सेकंड के बीच, सेकंड और थर्ड के बीच, थर्ड और फोर्थ के बीच, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। उसको आपने बताना है और सोल्व करके देखना है, खुद सोल्व करके निकाल के देखना है कि एक्चुअल में हो रहा है और कितना कितना हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए बच्चों लिखा है, विच ऑर्बिट शो 1:4 रेडियस रेशियो इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट टू 10 ऑर्बिट। अगर किसी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम के अंदर न्यूक्लियस से आउटर साइड जाते हैं हम, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्बिट हैं जिनकी रेडियस जो है उनका रेशो 1:4 के अंदर आता है। इसको भी आप प्रूव करके देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे आप। तो ये दोनों के आप जो है आंसर शेयर करेंगे। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक रहा, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।